ब्रिक्स के मंच के ज़रिए ही दोनों देशों को एक सशक्त आवाज़ भी समझा जाता है विकासशील देशों की, और इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो ट्रॉइका है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत से प्रेसिडेंसी अब ब्राज़ील को सौंपी जाएगी और कल शाम इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राज़ील को आधिकारिक तौर पर G20 2023-24 की अध्यक्षता सौंपेंगे और इसके हालांकि ये जो कल डिक्लेरेशन किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा प्रेसिडेंसी, उसके बाद भी भारत की ओर से काम जारी रहेगा 30 नवंबर तक। 1 दिसंबर से ऑफिशियली ये प्रेसिडेंसी जारी और विकासशील देशों को मुद्दों को प्राथमिकताओं के तौर पर ज़रूर शामिल किया जाएगा। पूरे विश्व को यही उम्मीद। तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन, जिससे कुछ ही पलों बाद पहले सत्र का औपचारिक आरंभ होगा और उस पहले सत्र में वन अर्थ विषय है। और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जिस एकात्मवाद की सोच के साथ भारत आगे बढ़ रहा है, जिस बंधुत्व की भावना को भारत आगे बढ़ा रहा है, वो भावना इन चर्चाओं के तहत निकलने वाले आउटकम में भी परिलक्षित होगी। इस बात का अंदाजा, इस बात की उम्मीद लगातार की जा रही है। और ऐसे में विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों का भारत मंडपम में आगमन और उसके बाद पहले सत्र में उनका शामिल होना ये उम्मीद जताता है कि कुछ सार्थक चर्चा, सार्थक विमर्श निकलकर सामने आएगा। हम जानते हैं कि शेरपा ट्रैक पहले ही विभिन्न बिंदुओं पर, विभिन्न मंचों पर विभिन्न एंगेजमेंट ग्रुप्स और वर्किंग ग्रुप्स के सजेशंस, रिकमेंडेशंस को साथ लेकर डॉक्यूमेंट्स तैयार कर चुका है, जिस पर मुहर लगाएंगे विभिन्न राष्ट्राध्यक्ष। भारत मंडपम में विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों का आगमन जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं औपचारिक स्वागत और इस औपचारिक स्वागत के बाद फोटो ऑप के बाद शुरुआत होगी पहले सत्र की। और चीन के प्रधानमंत्री ली चियांग का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चीन जो G20 शिखर सम्मेलन के विभिन्न मंचों पर विभिन्न चर्चाओं में कुछ मुद्दों पर सवाल उठाता रहा है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जो आउटकम डॉक्यूमेंट आएगा उसमें एकमत सहमति मिल पाएगी। भारत के वित्त मंत्री के साथ चीन के जो समकक्ष हैं वित्त मंत्री, उनकी मुलाकात गांधीनगर में हुई थी और उसके बाद ये उम्मीदें अब उठने लगी हैं कि चीन बहुत सारे मुद्दों पर शायद भारत का समर्थन कर सकता है, भारत की प्रेसिडेंसी का समर्थन कर सकता है। देखना होगा कि विकास के मुद्दों पर किस तरह से, फूड सिक्योरिटी के मुद्दे पर, डेट रेजोल्यूशन के मुद्दे पर चीन का क्या रुख रहता है। और भारत की प्रेसिडेंसी में जो प्राथमिकताएं तय की गई हैं, चाहे वो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म हो या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की समीक्षा करना हो, क्योंकि शायद वो सबसे बड़ी चुनौती है 2030 तक। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वक्त हम मध्य में खड़े हैं जब इसकी समीक्षा करना बहुत ज़रूरी है। किसी को पता नहीं था कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस और कोविड जैसी दो संकटों से पूरी दुनिया का सामना होगा और इसका असर SDGs के जो लक्ष्य हैं उन पर स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा। ऐसे में अब रिकवरी की तरफ वर्ल्ड का पूरे विश्व का फोकस जो है वो अब जाता हुआ, और इस रिकवरी को कैसे और ज़्यादा स्ट्रांग बनाया जाए, कैसे इंक्लूसिव बनाया जाए, उस पर लगातार भारत की प्रेसिडेंसी ने काम किया है और उसका नतीजा आज और कल की लीडरशिप समिट के दौरान पूरी दुनिया को दिखाई देगा। इस वक्त जो 18वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, ये उस दौर में हो रहा है जब विश्व कोविड महामारी से बाहर निकल रहा है। बहुत से देश ऐसे हैं जो अभी कोविड महामारी से उबर रहे हैं। ऐसे में जो चुनौतियां सबके सामने हैं, खासतौर पर विकासशील देशों के सामने, हालांकि G20 हमेशा से एक आर्थिक मंच रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे भी इसके साथ जुड़ गए हैं और उसी के चलते इस बार के G20 शिखर सम्मेलन को भारत ने नए आयाम देने का प्रयास किया है
और ये भारत मंडपम के दृश्य जो सीधे आप तक पहुंच रहे हैं, ये भारत मंडपम जिसमें अब से कुछ ही पलों के बाद, औपचारिक स्वागत के बाद कुछ ही पलों बाद पहले सत्र का शुभारंभ हो जाएगा और जिसमें गंभीर विमर्श, गंभीर चिंतन सामने आ सकता है। भारत इस वक्त इस बात को सुनिश्चित कर रहा है कि सभी देश एकजुट हों। ऐसे में जब पूरे विश्व में इस वक्त देखा जा रहा है कि सब अपने स्वार्थ, अपने विकास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, भारत ने एक आवाज बुलंद की कि विश्व को एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा, तभी संपूर्ण विश्व का विकास हो पाएगा। जलवायु परिवर्तन की चुनौती हमारे सामने है, सतत विकास लक्ष्यों को 2030 तक हासिल करने की चुनौती हमारे सामने है। ऐसे में कोई भी देश अकेला इन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे में सभी को एक मत होकर एक पृथ्वी के लिए कार्य करना जरूरी है, क्योंकि सभी देश एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। इसीलिए सभी देशों को एकजुट होकर, सबको एक साथ मिलकर एक कुटुंब की तरह निर्णय लेने होंगे और ठोस कार्य को आगे लेकर, लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ना होगा। तभी हम साझा भविष्य, एक भविष्य हासिल कर पाएंगे। जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, चाहे उसमें हम विश्व शांति की बात करें, विश्व की समृद्धि की बात करें, विश्व कल्याण की बात करें और उन देशों की बात करें जिन्हें अभी तक विश्व नजरअंदाज करता आया है, उन सबको अगर आगे लेकर जाना है, विश्व को वाकई विकास करना है, तो भारत ने इसे परिभाषित किया है कि सबको सामूहिक जिम्मेदारी लेते हुए मिलकर आगे बढ़ना होगा, मिलकर कार्य करना होगा। और भारत मंडपम से सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं और औपचारिक स्वागत का कार्यक्रम अब समाप्त हो चुका है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 अब अपने पहले सत्र की ओर धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाता हुआ, जहां वन अर्थ पर चर्चा होनी है। पहले सत्र में 3 फोकस, 3 सत्र और फिलहाल जो देशों के राष्ट्राध्यक्षों का आगमन का इंतजार इस वक्त हो रहा है और भारत मंडपम में पहले सत्र के औपचारिक आरंभ से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों का औपचारिक स्वागत का सिलसिला जारी। स्टूडियो में इस वक्त अंशु जोशी जी हमारे साथ हैं, जेएनयू की प्रोफेसर। बड़ा फोकस, भारत की जो अध्यक्षता है वो अब अंतिम चरण में आ चुकी है अंशु जी। लेकिन यहाँ से हम एक नए अध्याय की शुरुआत होते हुए देख रहे हैं। हम देख सकते हैं कि कितना भव्य आयोजन है, किस पैमाने पर हमने ये आयोजन किया है। हमने 1 लाख से भी ज़्यादा जो प्रतिनिधि और विदेश से आए मेहमान हैं, उनका इस अपने अध्यक्षता के 1 साल में यहाँ स्वागत किया। हमने अपने देश में 60 से भी अधिक शहरों में G20 की 220 से भी ज़्यादा मीटिंग्स का सफलतापूर्वक आयोजन किया। हमने इसमें नए लोग जोड़े। हमने जो पूरे विश्व से आए हुए मेहमान थे, जो विश्व के अलग अलग प्रतिनिधि थे, उन्हें अपनी जनता से जोड़ा। हमने गवर्नमेंट टू पीपल और पीपल टू पीपल कनेक्ट पे बढ़ावा दिया। इसे हमने अपनी अध्यक्षता में करके दिखाया। हमने G20 के मंच के विस्तार की बात की और मुझे लगता है एक बड़ा डेलिब्रेशन ये आ सकता है कि जो अफ्रीकी यूनियन है वो G20 का सदस्य बनाया जाए। अभी तक एक संगठन के रूप में यूरोपियन यूनियन G20 का एक परमानेंट सदस्य है। और हम ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से हमने समावेशी विकास को लेकर, सतत विकास को लेकर, साझा विकास को लेकर न सिर्फ अपने यूनिलैटरल लेवल पे और बायलैटरल लेवल पे, हमने मल्टीलैटरल लेवल पर भी G20 के अध्यक्ष के रूप में अलग अलग सफल प्रयास किए। और अब मुझे लगता है कि आज और कल जो घोषणाएं होंगी, जो तमाम रिपोर्ट्स प्रस्तुत होंगी, जो राष्ट्राध्यक्ष अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, उसमें हम भारत के इस महत्वपूर्ण योगदान को देख पाएंगे। क्योंकि भारत मंडपम में USA, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का आगमन हो चुका है। कल हमने देखा कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई और कल हमने ये भी देखा कि कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति जब दिल्ली पहुंचे तो सबसे पहले वो सीधे प्रधानमंत्री के आवास गए और वहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की और दोनों देशों के बीच जो वार्ता हुई उसके बाद
कुछ ठोस परिणाम जो सामने आए, उसमें दोनों देशों के बीच के द्विपक्षीय संबंधों को जो पहलू परिभाषित करते हैं, जिसमें तकनीक भी शामिल है, जिसमें इनोवेशन भी शामिल है, जिसमें आर्थिक और व्यापार के मुद्दे भी शामिल हैं, इन्हें आगे बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्धता दोबारा से जाहिर की गई। और ऐसे में G20 शिखर सम्मेलन से पहले भी अमेरिका की ओर से लगातार जो बयान आते रहे हैं वो ये दिखाते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन में भारत जिस सोच को लेकर आगे बढ़ रहा है उसमें अमेरिका भारत का पूरा समर्थन कर रहा है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेन, जिनका भारत मंडपम में आगमन। और अमेरिका के पहले स्टेट विजिट के दौरान जिन मुद्दों की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की थी उसको और आगे बढ़ाते हुए दोनों ही नेता अपने द्विपक्षीय वार्ता के दौरान और G20 के मंच पर भी जो वैश्विक मुद्दे हैं, भारत की प्राथमिकता के मुद्दे हैं, अमेरिका ने उनका खुल करके स्वागत किया है। मल्टीलेटरल एजेंसीज, इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स के मुद्दे पर अमेरिका स्पष्ट तौर पर भारत का समर्थन करता हुआ नजर आया है। UNSC की स्थायी सदस्यता का भी अमेरिका ने खुले तौर पर समर्थन किया है और ये स्पष्ट तौर पर अमेरिका कहता आया है कि अगर दुनिया की ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाना है तो भारत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बदलते हुए परिदृश्य में दुनिया की सोच को बदलना ही होगा और दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे तब भी हमने देखा कि किस तरीके से उनका स्वागत करते हुए राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी ने प्रधानमंत्री के दोनों तरफ से हाथ पकड़ के वे उन्हें अपने आवास के अंदर लेकर गए थे। और वो ये दिखाता है कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच कितने मधुर, कितने करीबी संबंध हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पीछे चित्रित इस चित्र को राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक्सप्लेन करते हुए कि इसके मायने क्या हैं। समय का चक्र हमेशा चलता रहता है। एक सांकेतिक बयान कह सकते हैं इसे, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से हमारे देश की संस्कृति में गौरव महसूस करते हैं और इसको सबके सामने रखते हैं, वो ये दिखाता है कि भारत जैसा सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और विविध देश विभिन्न मंचों पर इस समृद्ध भारत की विरासत को प्रदर्शित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भी भारत की एक ताकत है। तो अंशुल जी, मैं ये भी जानना चाह रही थी आपसे कि हम जब जन भागीदारी की बात करते हैं तो हमने देखा कि विभिन्न एंगेजमेंट ग्रुप्स में, उदाहरण के तौर पर महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो आंगनवाड़ी वर्कर्स तक लेकर यहाँ तक कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको भी लिया गया, यहाँ तक कि जो असंगठित क्षेत्र की महिलाएं हैं जो घरेलू घरों में काम करती हैं उन तक भी पहुंचा गया। तो क्या ये भी साबित करता है कि भारत का एक ये भी प्रयास है कि जो कुछ स्टेप्स, जो कुछ निर्णय सामने आए वो जमीनी स्तर पर लोगों के जीवन को बदल सके, उसे प्रभावित कर सके, ताकि वो जो बदलाव की बात की जाती है विश्व में वो बड़े बड़े ऐलान नहीं, छोटे छोटे कदमों से सामने आए। और इस वक्त आपको रोकना चाहूंगी फिर, क्योंकि इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा सकते हैं आपको कि सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद का भारत मंडपम में आगमन। अब क्राउन प्रिंस सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद का आगमन हो चुका है। अब से कुछ ही देर पहले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस भारत पहुंचे हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत मंडपम पहुंच चुके हैं और इस वक्त कुछ ही देर पहले हमने देखा कि उनका भारत में आगमन हुआ था और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा भारत मंडपम में। बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य G20 का सऊदी अरब, क्योंकि पूरी दुनिया में हम जो फ्यूल क्राइसिस देख रहे हैं उसमें उसको समाधान देने में सऊदी अरब की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और जो कच्चे तेल की कीमतें हैं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करती हैं। ऐसे में ये जो लीडरशिप दिखाई गई है सऊदी अरब की ओर से भारत के G20 के प्रेसिडेंसी के दौरान, तमाम वर्किंग ग्रुप्स के दौरान जो एनर्जी सिक्योरिटी का मुद्दा है उसमें एक बहुत ही मजबूत स्तंभ के रूप में सऊदी अरब ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और भारत के G20 का समर्थन किया। तो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वागत करते हुए और इसी के साथ
विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अध्यक्षों का स्वागत का कार्यक्रम औपचारिक रूप से संपन्न हुआ, जिसके बाद अब प्रथम सत्र वन अर्थ की शुरुआत होगी। और इस सत्र में पृथ्वी को लेकर कैसे विभिन्न देश महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं, एक पृथ्वी, अपने पृथ्वी के संरक्षण को लेकर देश क्या कुछ कर सकते हैं। ऐसे में अभी तक विभिन्न कार्य समूहों में और एंगेजमेंट ग्रुप्स में जो बातें निकलकर सामने आई, जिसके आधार पर शेरपा ट्रैक में डॉक्यूमेंट तैयार किया गया, ऐसे में विभिन्न देश उस पर मंथन करेंगे ताकि कुछ ठोस नतीजे लेकर सामने आ सके। और इस वक्त दूरदर्शन नेटवर्क के जो टेक्निकल टीम है उसकी भी तारीफ करना बहुत ही आवश्यक है। आप देखें कि कितने कैमरा एंगल्स के का आगमन हो चुका है। अब से कुछ ही लम्हों के बाद प्रधानमंत्री इस कन्वेंशन सेंटर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और निखिल, जैसा कि बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण ये क्षण है, बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हैं और प्रधानमंत्री इस कन्वेंशन सेंटर को, एग्जीबिशन सेंटर को राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं।